वेलकम सारे व्यूवर्स का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा दिसंबर में वृषभ यानी टॉरस लग्न के प्रेडिक्शन के बारे में। यानी कि जो हमने अभी सीरीज शुरू की है, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको, अगर आपका एरिस यानी कि मेष लग्न है तो आप देख सकते हो। अभी ये वृषभ लग्न के लिए है, जो कि दूसरी राशि आती है और जिसके स्वामी रहते हैं शुक्र। तो इसका दिसंबर का मंथली प्रेडिक्शन अभी हम देने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम वृषभ का जो स्वामी है वो है शुक्र बनते हैं। और शुक्र पहले घर के भी स्वामी है और उसी के साथ छठे घर के भी स्वामी है। जब भी अभी आप देख रहे हो कि पहले घर के यानी कि लगन के और छठे घर के स्वामी भी शुक्र बनते। पहला घर यानी कि टॉरस वृषभ राशि, और छठा घर यानी वहां पे तुला राशि आती है, लिब्रा। तो अगर जैसे दिसंबर मंथ स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से, तो ऑलरेडी शुक्र 7वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। तो वो वृश्चिक राशि में रहेंगे जब दिसंबर मंथ स्टार्ट रहेगा। तो और फिर वो 20 दिसंबर को 8वीं राशि में, धनु राशि में जाएंगे। देखिए वैसे जो हम कहते हैं कि शुक्र भले ही लग्न के स्वामी भी और छठे घर के भी स्वामी है, लेकिन लगन के स्वामी भी है। तो जब भी शुक्र 7वें और 8वें घर में ट्रांजिट करते हैं, और अगर शुक्र की दशा चल रही है और लगन भी आपका शुक्र का है, तो इसमें शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देती। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज दे सकते हैं, बिजनेस में और मनी रिलेटेड एक्सपेंसेस दे सकते हैं। हो सकता है कि पैसे का खर्च ज्यादा हो, इनकम कम हो। बिजनेस में वीकनेसेस दे सकते हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, और सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल इश्यूज शुक्र देते हैं। तो शुक्र का ये गोचर यानी कि दिसंबर का वृषभ, अगर आपका लग्न है और उसमें अगर शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व रहेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम शुक्र के बाद दूसरे जो ग्रह है बुध, उसके ऊपर जाते हैं। बुध दूसरे घर के भी मालिक है वृषभ लग्न में, और 5वें घर के भी मालिक है। दूसरे घर में बुध की राशि आती है, मिथुन राशि आती है। 5वें घर में कन्या राशि आती है। तो 2 और 5 के मालिक है। और अगर हम देख रहे हैं तो 23 दिसंबर से बुध का गोचर 7वें घर में चल रहा है, वृश्चिक राशि में। और फिर वो दिसंबर के एंड में 29 दिसंबर से धनु राशि में जाएंगे। हालांकि जब ये 7वें घर में अभी चल रहा है 23 दिसंबर से, तब से तो पूरे 29 दिसंबर तक ये 7वें घर में ही रहेंगे। तो ये, अगर मरकुरी की दशा आ रही है और आपका वृषभ लग्न है, तो ये मनी रिलेटेड बहुत अच्छा है। तो आपको मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड ये बहुत ही पीरियड अच्छा रहेगा। इसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें प्रमोशन हो, या चेंज ऑफ जॉब के लिए आप देख सकते हो, तो भी वो फेवरेबल हो। आपका बिजनेस हो तो बिजनेस के लिए भी काफी अच्छा है। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। अगर कोई स्टूडेंट्स है और वो अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी पीरियड काफी अच्छा है। और ये राइटर्स के लिए, अगर राइटर या ऑथर है, तो उनके लिए भी काफी अच्छा है। इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये एंड में जब भी 29 दिसंबर को मरक्यूरी यानी बुध ग्रह जो अष्टम भाव में जाएंगे सैगिटेरियस में, तो वहां पे अगर आप मान लो कि अकाउंटेंट हो, आपका वर्क ऐसे अकाउंटेंट हो या एचआर में काम कर रहे हो, या आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आप डेटा या रिकॉर्ड हैंडल करते हो, तो वहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अपने काम में। वहां पे मिस्टेक हो सकता है, या डेटा मिसप्लेस हो सकता है, या डेटा करप्ट भी हो सकता है। आज के जमाने में हम देखते हैं कि पीसीस में, या आप काम कर रहे हो लैपटॉप के ऊपर, वहां पे कोई वायरस आ गया या आपका डेटा मिसप्लेस हो गया, उसके वजह से चिंता हो सकती है। तो अगर आपका ये सब काम है, तो आपको वो सावधानी रखनी पड़ेगी 29 दिसंबर से, यानी दिसंबर के एंड में। ज्यादा करके ये प्रेडिक्शन रहेगा मेरे ख्याल से दिसंबर से ज्यादा तो ये जनवरी में ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये अष्टम भाव में रहेंगे, और अगर आपको बुध की दशा चल रही है वृषभ लग्न होके, तो अगर रिकॉर्ड्स को रिलेटेड, डेटा को रिलेटेड आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। वो खोने के या वो करप्ट होने के चांसेस आ सकते हैं जब भी मरकुरी अष्टम भाव में अपना ट्रांजिट करेंगे तब। लेकिन ये 29 दिसंबर को, मतलब इस मंथ के काफी आखिरी में हो रहा है। तो जनवरी के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हम अगली राशि के लिए जाते हैं, जो कि है अगले घर यानी चंद्रमा। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि यह कर्क राशि के स्वामी है। लेकिन चंद्रमा के लिए मैं कहूंगा कि किस दिन पे चंद्रमा मैलिफिक हो रहा है, मतलब वो 4, 5, 10, 11, ये जो तारीखें आपको दी है, 21, 21, 27 दिसंबर। 21 और 21 दिसंबर थोड़ी मैलिफिक रहेंगी, क्योंकि वहां पे चंद्रमा उस टाइम पे इसमें रहेंगे, धनु राशि में रहेंगे, और उनके ऊपर दशम शनिदेव की दृष्टि रहेगी। वैसे तो शनिदेव भी
ट्रांजिट के लिए अच्छे नहीं चल रहे, तुला ये अपने वृषभ लगन के लिए भी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा आपके तीसरे घर के स्वामी है, तो किसी के साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट होना, डिबेट होना, झगड़ा होना, ये आपका मेंटल चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, वृषभ लग्न है, चंद्रमा की दशा चल रही है, तो इन चीजों से आप बचिए, नहीं तो उससे आपको मेंटल वरीज आ सकती है कि किसी से आपके अननेसेसरी चीजों के ऊपर झगड़ा या डिबेट हो सकती है, और उससे सिर्फ आपका मेंटल पीस जाएगा, आपको हाथ में कुछ आएगा नहीं। और प्लस ये जो डेट हमने दी है, 4 दिसंबर, 5, 10, 11, 20, 21 और 27 दिसंबर, यहाँ पे मून को एफ्लिक्शन आ रहा है शनि और केतु के द्वारा। तो यहाँ पे कोई रिस्की काम मत कीजिए, क्योंकि देखिए तीसरा घर आपको करेज को भी बताता है। तो तीसरे घर का अगर स्वामी अफ्लेक्टेड हो रहा है, तो करेज रिलेटेड या रिस्की काम करना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और ज्यादा करके जिनके जन्म का ही चंद्रमा अगर अफ्लिक्टेड है शनि या केतु द्वारा, तो उनको ज्यादा करके इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी हम अगले घर के पे जाएंगे, मतलब सूर्य। देखिए सूर्य चौथे घर का मालिक है, सिंह लग्न आते हैं इसमें। तो वृषभ लग्न में चौथा घर सूर्य के पास आता है, लियो राशि। तो यहाँ पे सूर्य ऑलरेडी वृश्चिक राशि में तो ट्रांजिट कर रहे 16 नवंबर से। जैसे ये दिसंबर स्टार्ट रहेगा तो वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, और फिर 16 दिसंबर को वो अष्टम भाव में जाएंगे, धनु राशि में जाएंगे। यहाँ पे सप्तम भाव में, मतलब जब तक 16 दिसंबर तक तो आपके लिए ये सूर्य की अगर दशा रहेगी और वृषभ ही लगने, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ पे जॉब रिलेटेड आपको प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है। मैरिज लाइफ के लिए काफी अच्छा समय रहेगा ये, आपको ट्रैवल्स भी मिल सकते हैं जॉब रिलेटेड या इस तरह से घूमना। तो ओवरऑल सूर्य का तो रिजल्ट पॉजिटिव है 16 दिसंबर तक। हाँ, जब भी ये अभी अष्टम भाव में जाएंगे वापस, वहां पे क्या हुआ, अष्टम भाव में भी जा रहे हैं सूर्य, और उनको दशम दृष्टि भी आ रही है शनिदेव की। तो इसके कारण हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हो। और अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस, तो वहां पे उस जगह पे थोड़े से कुछ इश्यूज निकल के आ सकते हैं। अभी ये हर एक के लिए अलग रहेगा उसकी खुद की कुंडली के हिसाब से। लेकिन अगर सूर्य की दशा एक्टिवेट है, टॉरस लग्न यानी वृषभ लग्न है आपका, तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। फिर हम जाएंगे मंगल के ऊपर। मंगल देखिए आपके लिए सातवें घर के भी स्वामी है और 12वें घर के भी स्वामी है। अभी क्या हो रहा है ना, मंगल फिलहाल का मैंने बता दिया कि मंगल अभी फिलहाल वो इसमें चल रहे, सातवें घर में चल रहे हैं, और फिर वो 7 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में जाएंगे। वैसे तो ये दोनों भी मैलेफिक हाउस है, 7वां और 12वां घर। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मंगल अस्त हो रहे हैं, तो अस्त हो रहे हैं वो सूर्य के कारण हो रहे हैं। तो सूर्य का जो भी रिजल्ट है वही यहाँ पे मंगल में देखने मिलेंगे, अगर आपके मंगल की दशा चल रही है। क्योंकि सूर्य और मंगल का डिस्टेंस काफी कम है, इसलिए मंगल अस्त है। तो सूर्य के ही रिजल्ट्स आपको ओवरऑल देखने को मिलेंगे मंगल में, अलग से मंगल के रिजल्ट्स नहीं है। और उसके बाद हम अगले ग्रह के ऊपर जाएंगे, यानी कि गुरु, बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति 8वें घर के मालिक है और 11वें घर के मालिक है। 8वें घर में आपकी धनु राशि आती है, 11वें घर में आपकी मीन राशि आती है। तो यहाँ पे भी वृषभ लग्न के लिए 8वें और 11वें के स्वामी जो जुपिटर यानी गुरु है, वो रेट्रो यानी कि वक्री चल रहे हैं अपने उच्च की राशि में। मतलब ये तीसरे घर में उच्च के चल रहे हैं, और उसके बाद फिर वो 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करके अपने दूसरे घर में जाएंगे। यहाँ पे भी वक्री गुरु क्योंकि उच्च का हो रहा है, फिर वो वक्री होके अपना राशि का परिवर्तन कर रहा है, और 8 और 11 का स्वामी होके। तो ये ओवरऑल तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक ही चीज में ये थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, अगर ये कुछ योग बना रहे हो आपके नेटल प्लैनेट्स, मतलब आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेट के साथ अगर कुछ अच्छा योग बना रहे हो, तो ही इनका ट्रांजिट अच्छा रहेगा। अगर वो योग नहीं बना रहे हो, वो ग्रह कमजोर है, या जुपिटर ही आपकी जन्म कुंडली का बाधित हो रहा है, तो फिर वो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। यहाँ पे क्या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते, अगेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, डेप्थ प्रॉब्लम्स ये ज्यादा करके रहेगा कि कर्जा के लिए कोई कोशिश कर रहा है तो कर्जा नहीं मिल रहा है, या कर्जे में ही हो रहा है तो वो आ रहा है कि इस कर्जे को कैसे निकले। या इस टाइम पे कर्जा लेना, मैं बोलूंगा अगर जुपिटर अच्छे नहीं है आपकी जन्म कुंडली के, तो अवॉइड ही करना चाहिए उसको। आप ये फेज से निकलने दो जुपिटर को, तो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर उतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि कर्जे को लेके थोड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस और जॉब में स्लो डाउन हो सकता है, तो ये पीरियड रहेगा। अगर कोई जॉब चेंज के लिए देख रहा है तो शायद उतना फेवरेबल उसको नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी। बिजनेस जिन लोगों का है उनके लिए स्लो डाउन होगा, जिनकी अगर गुरु की दशा चल रही है और वृषभ लग्न में अगर कोई योग नहीं बना रहे हो आपकी जन्म कुंडली का, तो ये मैंने बता दिया है। ये नेगेटिव रिजल्ट्स ज्यादा करके उन लोगों के लिए होंगे जिनका डायरेक्ट जुपिटर है। रेट्रो के लिए ये अलग हो सकते हैं कुंडली के ऊपर कि कौन सा क्या आपकी जन्म कुंडली के ग्रह कोई जुपिटर के साथ योग बना रहे,
तो ही ये पॉसिबल है। उसके बाद हम आगे जाएंगे शनिदेव के लिए। देखिए शनिदेव वैसे तो योग कारक ग्रह हैं, नौवें और दशम के स्वामी बन के वृषभ लग्न के लिए। लेकिन क्या हो रहा है कि 11वें घर में इनका ट्रांजिट अच्छा नहीं है टॉरस के लिए। मतलब अभी नवम और दशम का तो वैसे 11वें घर में बाकी के ग्रह के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो हमारी एस्ट्रोलॉजी जो मैंने मेरे गुरुदेव से सीखी है तो वो काफी परफेक्ट आती है। तो वहां पे 11वें घर में तो ये भले ही ये योग का रखे, लेकिन इनका 11वें घर में ट्रांजिट होना मीन राशि में वृषभ लग्न के लिए अच्छा नहीं है। अगेन अगर आपको शनि की दशा है तो यहाँ पे आपको शनि के इफेक्ट, शनिदेव के इफेक्ट स्लो स्लो मिलते हैं। तो जॉब में आपके कुछ इश्यूज आ सकते हैं। आपको जॉब रिलेटेड जो जॉब चाहिए वो नहीं मिल रही, या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं वो जॉब नहीं मिल रहे। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे अलग अलग टाइप की इश्यूज आ सकते हैं। बिजनेस है तो बिजनेस में स्लो डाउन है। और फैमिली मेंबर के हेल्थ इश्यूज के कारण आप परेशान हो रहे हो, उसके ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, या आपका आपको चिंता सता रही है फैमिली मेंबर्स के हेल्थ इश्यूज के कारण। तो ये सारी हो सकते हैं, क्योंकि 11वें घर में वृषभ लग्न के लिए शनिदेव का गोचर उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे आखिरी राहु और केतु के लिए। अगर देखिए राहु का ट्रांजिट अभी दशम भाव में चल रहा है कुंभ में, और केतु का 14 घर में चल रहा है सिंह में। ये प्लेसमेंट वैसे देखा जाए तो राहु केतु के लिए अच्छा है। अगर राहु केतु कोई राजयोग बना रहे हो, किससे बना रहे हो, यानी कि लगन के मालिक विनस शुक्र से, या मरकुरी बुध से, या शनिदेव से, जन्म के शनिदेव से मरकुरी या विनस से अगर राजयोग बना रहे हो, उनके साथ युति में है, या उनके घर में प्लेसमेंट है, तो फिर राहु या केतु की दशा अंतरदशा रहेगी तो ये ओवरऑल अच्छा जाएगी आपके लिए, दशा अगर एक्टिवेट है तो। हाँ, और जिनके भी अभी 4थे घर में, जैसे हमने कहा कि सिंह राशि में केतु चल रहे, तो यहाँ पे अगर केतु की आपकी दशा है तो आपको सेल्फलेस रहना पड़ेगा, खुद के लिए नहीं, लेकिन अपने फैमिली को आगे रख के सेल्फलेस रखना। अगर आप अपने फैमिली के लिए निष्काम कर्म कर दे, सेल्फलेस मतलब हाँ जो भी कुछ है वो मैं बाद में आऊंगा, पहले मेरी फैमिली है, अगर ये टाइप का आपका एटीट्यूड है, और माँ बाप की भी आप सेवा अच्छा करते हो, तो ये 4थे भाव का केतु आपको फैमिली रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन ये सेल्फलेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप होने के लिए हो जाओ और मन में है कि हाँ बस कि केतु की दशा चल रही है, अभी सर ने वीडियो में बोल दिया तो मैं हो जाऊंगा। आपको मन से करना है, क्योंकि देखो किसी भी ग्रह को जो ग्रह है सारे वो नवग्रह, वो नव देवता है, और देवता को आप फंसा नहीं सकते। आप किसी और को भी फंसा सकते हो, खुद को भी, आदमी खुद को भी फंसा सकते कि हाँ ये दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसा हूं नहीं। तो ये ग्रह से कोई कुछ भी छुपा नहीं होता, क्योंकि वो देवताओं का स्थान है। तो देवताओं का स्थान होने से क्या होता है ना कि किसी भगवान को या देव को हम लोग देवता स्थान के ऊपर हम लोग किसी को चीट नहीं कर सकते। तो अगर आप सेल्फलेसली वाकई में करते हो तो इसका आपको फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो था, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।